अब इस टाइम पे अगर आप स्टार्टअप्स देखो ना और यंग एंटरप्रेन्योर्स देखो, मैक्सिमम जो है वो इंडिया में। और हमारे लिए बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो यंग पॉपुलेशन है इस टाइम, जापान स्ट्रगल कर रहा है, कितने कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। हम वी आर सो लकी कि हम अभी एटलीस्ट आने वाले 30 सालों तक इनका बेनिफिट ले सकते हैं। बस हमारे को करना क्या है कि इनको फ्यूचर तैयार करना है और उसके लिए इनको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है। क्योंकि इन लोगों के लिए चैलेंज क्या है? फैसिलिटेट करना है। जैसे आपने आज इनके पास AI है, आज ChatGPT पे चलिए, कुछ नहीं पता कि हम दोनों जब इंटरव्यू करके बाहर निकले कुछ नया टूल आ जाए मार्केट में जी। अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सेम इन बच्चों के साथ। नमस्कार, हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हमारा पड़ाव है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो पहले टीचर थी बट बाद में इन्होंने पूरा एक एजुकेशन इकोसिस्टम क्रिएट किया। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मधु चितकारा जी से, चितकारा यूनिवर्सिटी की फाउंडर प्रेसिडेंट। नमस्कार मैम। नमस्कार रजत जी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये समझने के लिए कि मेरा ब्रांड है। तो पहली बार मुझे किसी ने कहा है कि हमने एक ब्रांड क्रिएट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। मैम, आपका जो बैकग्राउंड है या फैमिली का बैकग्राउंड है हमेशा से एजुकेशन रहा है और आप लोग टीचर्स रहे हो। कहाँ से ये थॉट आई कि आपको ये इकोसिस्टम जो आज आपने बिल्ड किया है, स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, इस थॉट की शुरुआत कहाँ से आई? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए कि अगर मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का देखा जाए तो मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हमारा 100 साल का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली अब 2026 है। 1976 में मैंने एज अ टीचर यहीं पे सेक्टर 18 स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया एज ए टीचर। पूरे 50 साल अब इस टाइम पर जुलाई में हुए, तो 50 साल का एक टीचिंग करियर मेरा, उसमें मुझे ये लगता है अब कि शायद ये डेस्टिन था कि मैंने टीचर बनना है। और बहुत देर बाद मुझे समझ आई कि मुझे ना ऊपर वाले ने भेजा ही शायद टीचर बनने के लिए था। सोचा ये था जब मैं बहुत छोटी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे सेवा करनी है लोगों की। तो मैं दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई और वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस फैमिली के हुए कि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि मुझे किसी वजह से शिफ्ट होना पड़ा एक डॉक्टर की पढ़ाई से नॉर्मल टीचिंग, उसमें डिग्री कोर्स में जी। तो मैंने क्यों मैथ्स ऑनर्स लिया मुझे नहीं पता। मे बी इट वॉज डेस्टिन्ड कि मुझे अपने बेटर हाफ को मिलना था जो मैथ्स के थे। और हम दोनों ने तब से 76 से लेके अब तक, अभी भी मुझे कोई कहता ना कि आप, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि टीचर रहे फिर एक क्रिएट किया, तो मुझे वो भूल जाता है कि हमने कोई यूनिवर्सिटी बनाई। हम दोनों को अभी भी ये लगता है कि हम टीचर्स पहले हैं और ये जो फाउंडर, को फाउंडर, ये सब बाद में। तो ये एक मेरा पैशन था और मे बी ये मेरा प्रोफेशन बन गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि आई एम ए गुड टीचर, सो ठीक लाइन चुनी और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। तो ये 76 की जर्नी है जो धीरे धीरे विजन को डिफरेंट तरीके से ले गई। आई थिंक इट वॉज प्रीडेस्टिन्ड। तो मैम, ज़्यादातर जैसे अभी पिछले कुछ सालों में लोगों ने इसको बिजनेस भी एक बना लिया है, लेकिन आपको जब हम देखते हैं कि एक एजुकेशनिस्ट होने के बाद ये इकोसिस्टम जो क्रिएट किया, तो आपको क्या लगता है कि उस मॉडल में और इस मॉडल में क्या फ़र्क है? मेरे को ये लगता है कि जो भी खोलता है ना यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या स्कूल्स, हर एक का एक ना डिफरेंट माइंडसेट होता है। कोई गलत नहीं, कोई ठीक नहीं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर बिजनेसमैन ने खोला है तो वो कुछ गलत किया है। उन्होंने भी एक देश के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ खोली है जहाँ पर हर एक बच्चा एक एजुकेशन ले सके, जो उनकी पहली नीड है, एक पहली ज़रूरत है कि हमें बच्चे को एजुकेटेड बनाना है। हमारे केस में कुछ फ़र्क इसलिए है कि हम टीचर थे, टीचर से एक प्रमोटर बने
तो हमें सारे सारे जो कहते हैं ना, एक वर्टिकल्स का पता था, जी। हमारे को स्टेक होल्डर्स का पता था कि कैसे बच्चे के साथ डील करना है, टीचर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके उनके अंदर की एक विशेस क्या होती है, वो क्या चाहता है एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमने वहाँ पे काम किया था। तो मुझे ये भी पता था कि एक टीचर स्टाफ रूम में बैठ के वो क्या सोचता है, उसको क्या क्या सपोर्ट चाहिए एक सिस्टम से। तो इस केस में हमारे दोनों टीचर्स होने के कारण हमें ये पता था कि हम जब खोलेंगे तो वो कुछ ऐसा खोलेंगे जिसमें बच्चा भी कंफर्टेबल है, फैकल्टी भी कंफर्टेबल है, पेरेंट्स भी कंफर्टेबल है, सोसाइटी भी कंफर्टेबल है। तो हमने कैसा प्रोडक्ट मार्केट को देना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आई थिंक हमारे को सारे सिस्टम्स का पता था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो जो लोग बाकी खोलते हैं वो हमसे बात भी करते हैं कि आपके केस में ये आसान रहा कि आपको ये चीज़ें पता थी। तो हमें बहुत लोगों को कोई कंसल्टेंट रखना पड़ता है, हमें उनसे पूछना पड़ता है कि स्कूल चलाना है तो कैसे चलाएं। तो आई थिंक बस इतना फ़र्क है। बट जो भी खोलता है वो ये कमिटमेंट से खोलता है कि मुझे, क्योंकि एजुकेशन में वही आएगा जिसको एक पैशन होगा टीचिंग का, या पैशन होगा लोगों को एजुकेट करने का। देखो बिजनेस तो उसको बिजनेस मान लो, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक वर्टिकल मान लो, या उसको एक पैशन मान लो, या उसको एक ट्रस्ट मान लो, कुछ भी है। बट हमारा सबका मेन जो ऑब्जेक्टिव या गोल होता है वो ये होता है कि बच्चा जब पढ़ के जाए इस इंस्टीट्यूट से तो वो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। तो आई थिंक ये फर्क। हाउएवर आई फील कि एजुकेशनिस्ट होने के कारण आप बेटर जो एजुकेशन सिस्टम कि पे, अगर मान लो किसी फार्मासिस्ट ने फार्मेसी कोई खोला तो वो अच्छा चलाएगा, और मैं खोलूंगी अगर कोई फार्मेसी की फैक्ट्री तो हो सकता है मैं ना अच्छा चला सकूं। लेकिन क्योंकि हम एजुकेशन में थे और हमने एजुकेशन ही अपना एक विजन बना लिया, गोल बना लिया, पैशन, तो इसी में जाना है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। सो लोगों ने कहा कहते ये बहुत मुश्किल है। एक्चुअली जर्नी बहुत मुश्किल होती है इसमें एजुकेशन में, क्योंकि आप ये देखो ना कितनी ब्यूटीफुल बात है कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, कोई भी नॉन लिविंग नहीं है। बच्चा देख लो लिविंग है, पेरेंट्स देख लो लिविंग है, फैकल्टी इज लिविंग। तो हमें डील करना है एक लिविंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब उन हर एक फर्क है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में आपके ना एक सेट रूल्स नहीं है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फैक्ट्री में क्या होता है कि ये SOPs लिख देते हैं कि ये चीज़ हुआ, आग लगी तो ये करना है। हमारा तो कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तो कभी जेन Z आ जाएगा, कभी मिलेनियंस आ जाएंगे, कभी जेन अल्फा आ जाएगा। अब वो सब की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंज होती है। तो मैं किसी को सेट रूल नहीं बता सकती कि रजत जी आपने ये प्रॉब्लम आएगी, आपने ऐसे सॉल्व करना है। क्योंकि एजुकेशन में हर बच्चा, हर टीचर, हर पेरेंट इज डिफरेंट। ब्यूटिफुली आर्टिकुलेटेड मैम, वेरी। और खासकर जब आपका स्कूल भी है, आपके कॉलेजेस भी हैं और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, सो यू नो द जर्नी ऑफ द चाइल्ड वेरी वेल। हमारी एक बहुत अच्छी जर्नी है कि वी गो फ्रॉम P to P. P is playway and P is PhD. So इस जर्नी ऑफ प्लेवे टू PhD, राइट। सो इतने ऐसी जर्नी जिसमें एक बच्चा, जैसे अगर यूनिवर्सिटी आता है, स्कूल से आया, हमें ही पता है कि जब स्कूल से बच्चा कॉलेज में आएगा, यूनिवर्सिटी में आएगा, उसको कैसे हैंड होल्ड करना है। और उसकी क्या नॉर्मली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का बच्चा इंडस्ट्री में जाता है, आपके पास, मेरा मीडिया का बच्चा आपके पास प्लेस होगा, ठीक है। मेरे को पता है आपसे बात करके कि मुझे उस बच्चे को कैसे तैयार करना है। लेकिन जो स्कूल का बच्चा है वो कहाँ आता है, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। तो उनके लिए इंडस्ट्री हायर एजुकेशन है। तो जब बच्चा हमारे पास आ रहा है छोटे बच्चे से, हम उसकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, तो हमें सब पता है, देयर इज़ नो गैप, नो वैक्यूम कि इस एजुकेशन से इसमें जाना है, इससे उसने इंडस्ट्री में जाना है। तो सब लोगों से हमारी बातचीत है, तो वो बच्चा बहुत फर्स्ट क्लास प्लेस होता है। तो आई थिंक ये हमें बेनिफिट रहा कि हमें को स्कूल एजुकेशन का भी पता था और हायर एजुकेशन का। तो मैम हायर एजुकेशन में क्या थॉट्स थे जब आपने एंटर किया यूनिवर्सिटी फॉर्म की? कमाल का क्वेश्चन ये है कि क्यों किया। मतलब ये क्वेश्चन हर एक कोई पूछता है कि आप अच्छे भले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, अच्छे टीचर्स थे, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि। और बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, क्योंकि देखो पढ़ाना और उसको मैनेज करना, उसमें फंड्स भी इन्वॉल्व है। अब हम टीचर्स हैं, हम बिजनेसमैन तो है नहीं। अब फंड्स भी रिक्वायरमेंट थी, और ये भी नहीं पता था कि रेगुलेटरीज क्या होती हैं, कैसे हमने परमिशंस लेनी है,
AICT क्या होता है, UGC क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। फिर जिस एरिया में हमने खोलना है वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उसमें कोई DC भी इन्वॉल्व है, SDM भी इन्वॉल्व है, MLA भी इन्वॉल्व है। फिर अब ये सब चीज़ें एक टीचर को कैसे पता हो सकती है ना, तो वो हमारे लिए हर्डल्स थे। लेकिन जब हमने हायर एजुकेशन का सोचा, वो क्यों सोचा कि एज अ टीचर आप एक बच्चे की ज़िंदगी बनाते हो, ठीक है, उस बच्चे को लिया आपने, उसकी प्रॉब्लम आई, आपने सॉल्व कर दिया, यू आर वेरी हैप्पी कि मेरे ने एक आज बच्चे को बना दिया। लेकिन जब हम एक यूनिवर्सिटी इज ए यूनिवर्स, जब हम यूनिवर्स बनाते हैं तो हम एक ही टाइम पे, आप ये सोचो कि कितने लोगों की एक ज़िंदगी बन रही है। और मेरे को हमेशा होता था एज ए टीचर कि मैं क्लास से बाहर निकली और एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सो मेरे को ये लगता था कि आज की जो मेरी दिहाड़ी है ना वो पूरी हो गई। तो आज की मेरी जो सैलरी मैंने थी वो मैंने अचीव कर ली कि एक बच्चे को राइट डायरेक्शन पे डाल दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी स्टोरी है कि मैंने ना गवर्नमेंट स्कूल से शुरू किया जी। सो आई वाज जब स्टार्टेड तो मेरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है गर्ल्स का 18 में, टैगोर थिएटर के सामने। और उसके बाद मैं चली गई ये जो बॉयज स्कूल है 23 में। तो उस टाइम पे लोग कहते सबसे ट्रूएंट स्कूल है, एंड मैं अकेली, मतलब बहुत ही यंग, आई ज्वाइन जॉब जब 20 साल की थी मैं, एंड मैं यंगेस्ट रेसिपिएंट हूँ बेस्ट टीचर अवार्ड का, स्टेट अवार्ड का। तो जब मुझे स्टेट अवार्ड मिला मुझे पता नहीं था कि स्टेट अवार्ड क्या होता है और क्यों मिलता है। तो वो रीज़न यही था कि दे यूज टू टेक द फीडबैक कि बच्चों से कि टीचर कैसा है, पढ़ाता कैसा है, कितना कमिटेड है। तो ये बड़ा एक अनबाइस्ड वो होता था। तो मुझे लगता था कि आज मैंने कितना बड़ा काम कर दिया कि एक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में आए या स्कूल एजुकेशन में आए तो लगा कि आज एक दिन में हमने 50 बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करी, कितने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करके भेजा कि आप चिंता नहीं करो, आपका बच्चा बहुत सेफ हैंड्स में है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के। तो मतलब इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जिसके अंदर हमने खेलना जी। तो इसलिए हमने सोचा। बहुत ही सटीक जवाब दिया मैम आपने। थॉट उसके पीछे इंस्पिरेशन, पैशन और कुछ कर गुजरने का बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मकसद था। मैम ये यूनिवर्सिटी जो है इसका विजन क्या है और विजन स्टेटमेंट को आप कैसे डिफाइन करती हैं एज अ टीचर? एज अ टीचर ऑल्सो, एज ए प्रमोटर ऑल्सो, हमारा विजन ये रहा दोनों का कि एक बच्चा ना हमने इस समय के लिए नहीं तैयार करना, वो एक डिफरेंट एरा के लिए होना चाहिए। अब देखो, आप रोज आपको लगता है कि आज मैंने पाइथन सीख लिया जी, आज मैंने चैट जीपीटी मुझे आ गया जी, मेरे को आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उससे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसमें आंसर मुझे मिल जाते हैं। ये नहीं है। अब AI जनरेटिव आ गया, अब AI टूल्स आ गए, अब मुझे कोडिंग पे जाना है। तो अगर मैं बच्चा अभी के लिए रेडी कर रही हूँ कि 4 साल के कोर्स के लिए रेडी किया, उसको प्लेस करा दिया, वो विजन लेके हम कभी नहीं चले। हमारा विजन क्या था कि जब मेरा बच्चा बाहर निकले, मार्केट में आए, उसके लिए बहुत स्ट्रगल्स हैं। जैसे ही हमारे गेट से बाहर बच्चा जा रहा है ना, उसके लिए सब स्ट्रगल्स हैं। तो मैं था कि 4 साल मेरे पास है या 2 साल के कोर्स के लिए या 3 इयर्स के कोर्स के लिए, क्योंकि कुछ 2 साल का है, कुछ 3 का, कुछ 4 का, वो बच्चा ना इंडस्ट्री के लिए रेडी रहे। अब इंडस्ट्री के लिए रेडी कब होगा? तो वो विजन लेके हम डे 1 से चले। हमने ये नहीं कहा कि प्लेसमेंट करानी है जी, जॉब नहीं करानी, हमने उसको जॉब रेडी नहीं सिर्फ करना, उसको लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार करना। जब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हुई तो हमने इंडस्ट्री से बात शुरू की डे 1 पे। 2002 में जब हमने खोला तो हमने इंडस्ट्री के पास जाना शुरू किया और हमने बोला कि 4 साल में बच्चे को क्या करें। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा प्रोबेशन पे आपके पास जाए या ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाए, वो आपके पास आने से पहले पूरा रेडी हो। तो इंडस्ट्री ने कहा कि हमें गैप्स बहुत मिलते हैं, जो हम चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे, जो आप कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं। तो देयर इज सम गैप। तो क्या किया हमने कि जब हम करिकुलम डेवलप करना शुरू किया, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाई, तो उसमें हमने पार्टनर कर लिया इंडस्ट्री को। हमने को बोला बताओ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया, और हमने को क्रिएट किया करिकुलम, जितना भी कोर्स था वो को क्रिएट किया। और वो चितकारा में क्या ब्यूटीफुल थिंग है कि डे 1 पे इंडस्ट्री ने इतना फेथ दिखाया, और लकीली जो हमारा फर्स्ट बैच पास आउट हुआ 2006 में, पूरा बच्चा पास आउट प्लेस हो गया।
तो वो जो एक टर्निंग पॉइंट था ना जी। कि इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस एकेडमिया पे आना, तो उसके लिए हमने डे 1 पे ये किया। अब नेक्स्ट क्या किया, एक स्टेप आगे चले, करिकुलम तो बना लिया। अब हमारा टीचर है, जैसे मान लो मैंने 84 में पीएचडी करी, 76 में ग्रेजुएशन करी, जो मैंने पढ़ा था वो अब सारा का सारा ऑब्सलीट हो गया, सब कुछ नया आ गया। बिल्कुल। अब मैंने पढ़ाना है क्लास में, कितना मैं तैयार करवा लूंगी टीचर को, मतलब अगर मान लो मैं बहुत ओल्ड थॉट की टीचर हूँ, मैं कितना कर लूंगी। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि इंडस्ट्री हमारी हेल्प के लिए कैसे आएगी। इंडस्ट्री हो गई, आपकी इंडस्ट्री, आपने मीडिया में अगर आप आके पढ़ाओगे, या आपका मेरे को आरजे बनाना है बच्चे को, जो आपका यहाँ का आरजे पढ़ा के जाएगा वो मेरा टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो हमने क्या किया, को क्रिएटेड करिकुलम को टीच कराया। तो हमारा एक टीचर और प्लस उसके साथ जो इंडस्ट्री आया। सो हमारे साथ क्या हुआ कि हैंड होल्डिंग ऑफ बोथ। सो कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इंडस्ट्री और एकेडमिया का। तो उसका रिजल्ट हमें इतना अच्छा मिला। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप जी, जो वी आर वेरी अर्ली एंट्रेंट्स। चितकारा का एक बहुत कमाल की चीज़ क्या रही, और ये भी ऐसे हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट एक बच्चा मेरे पास प्लेसमेंट के बाद आया, उसकी प्लेसमेंट होगी HCL में। ही केम बैक, 1 साल पढ़ाने, मुझे कहता है जी मेरे बस की नहीं है और मुझे अपना काम करना है। अच्छा, तब मुझे 2006 में बहुत अर्ली कॉन्सेप्ट था ये स्टार्टअप का, Yes. सीड मनी का, Yes. हमें पता ही नहीं था, और एटलीस्ट नॉर्थ में नहीं पता था। हाँ, तो उसी टाइम पे मेरा बेटा ना MBA करके आया बर्कली से बाहर, उसने भी ज्वाइन कर लिया। तो मेरे पास बच्चा आके कहता है कि मैम मेरे को ना जी 50,000 रुपये दे दो पर मंथ, मैंने अपना प्रोडक्ट बनाना। अच्छा, मैं हस्बैंड ही मैंने बोला बेटा ये तो मैंने कभी नहीं सुना। पहली बात तो मैंने अपने टाइम पे प्लेसमेंट भी नहीं सुना था, तेरी प्लेसमेंट करा दी, 50,000 रुपये तो को मिले, तुझे क्यों छोड़ना है, इससे कंफर्टेबल लाइफ। कहता नहीं मेरा मन नहीं करता जी किसी के लिए। अच्छा, उसके अंदर कीड़ा होगा जरूर। वो आके मेरे पास बैठ गया, मैंने मना कर दिया, अरे फ्लैटली मजा किया। मैं कहा ये नहीं हो सकता बेटा, अभी तो हम अपने भी हैंड टू माउथ था, अभी हमने शुरू किया है कॉलेज। तो चला गया मोहित के पास, कहता है भैया मैडम सुन नहीं रहे और आप मेरा कुछ कर दो। सो माय सन केम टू मी, कहता है नहीं आपको करना पड़ेगा, ये कॉमन सिस्टम है US में, क्योंकि ये हम स्टार्टअप सिस्टम चलता है, सीड मनी चलता है। तो अच्छा, कहते ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मुझे देना पड़ा। अच्छा। उसको मैंने दे दिया पैसा, उसका प्रोडक्ट बन गया, हमने नाम भी दिया उसको। और हैरानी की बात क्या है कि 4 साल या 3 साल बाद उसको पेटीएम ने ले लिया, एक्वायर कर लिया पेटीएम ने उस कंपनी को। तब से हमारी ये जर्नी आप ये देख लो, 2005-6-7 2007 पे वी वर एंटरिंग इनटू द स्टार्टअप सिस्टम। और तब से अब क्या है कि हमारा 188 स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन सेंटर में बैठा है। 5 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे हम सीड मनी देते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, उनके सामने बच्चे पिच देते हैं और उस पिच से दे गेट द फंडिंग। तो अब ये देखो कि जो बेस्ट पॉइंट हमारा था कि जॉब सीकर से वो जॉब क्रिएटर्स बन गए। तो कहाँ तो उसको एक को जॉब मिलनी थी, कहाँ उसने 50, 100, 500 लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर दी। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने खुद उस इंक्यूबेशन को देखा, एक बार इन्वेस्ट किया, फिर उसके रिजल्ट्स देखे, देन यू ओपनड अप। हमने फंडिंग अलग रख दी अब उनके लिए जी, क्योंकि अब हमने देखा है कि जो भी बच्चा अकेले, मैं पूछती बच्चों से बेटा तुम इतनी दूर दूर से क्यों आते हो, चितकारा में क्यों आ रहे हो। मुझे भी हैरानी होती है कि तुम्हारे आसपास हैं। कहते नहीं मैडम हमने सुना है कि यहाँ पे आप ना इंक्यूबेशन सेंटर में हमें जगह देते हो, प्लेस देते हो काम करने की। तो कई बच्चे तो हमारे फर्स्ट ईयर से ही अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस टाइम पे हमारे कितने हजार पेटेंट्स हैं जो बच्चों ने किए हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि उसमें 76% जो पेटेंट्स हैं दैट इज बाय विमेन। 76% विमेन ओरिएंटेड स्टार्टअप्स हैं। तो कितना चेंज सोसाइटी में आया, तो बहुत बहुत कमाल की चीज़ है जो हमने चेंज करी। एक्सलेंट मैम, गुड टू हियर दैट। ये बताइए, आप को चेयरपर्सन हैं एसोचैम की भी। हाँ जी। अभी आपने स्टार्टअप की बात की, फंडिंग की बात की और अपनी पूरी जर्नी की। इसके पीछे क्या बात है, क्यों आपने को चेयरमैनशिप ली एसोचैम की? क्या ये कहीं रिलेटेबल है आपके एजुकेशन उससे? अभी देखिए, एसोचैम इज ए बॉडी जहाँ पे आप हुज हु ऑफ द इंडस्ट्री का। यस, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते पीयूष गोयल जी का था, हमारी फर्स्ट मैनेजमेंट की मीटिंग थी कल परसों। जी, ठीक है। उसमें
वो आए और जेडी मेमोरियल, टाटा मेमोरियल की लेक्चर सीरीज थी। उसमें आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम लो, हुज हु वर देयर। अब ये देखो, उसी प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्री है, उसी प्लेटफॉर्म पे एकेडमिया लाइक अस है, right? कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है उनसे बात करने का और वो इनडायरेक्ट बेनिफिट लेने का। ठीक है, जब उनको पता चलेगा कि चितकारा आया है या 2 यूनिवर्सिटीज और आई हैं, को चेयर दूसरे आए हैं, तो उनको अब क्या हुआ कि एसोचैम में एकेडमिक जो वर्टिकल है उसकी भी से बननी शुरू हो गई। तो एसोचैम वाले फिक्की के हम मेंबर्स हैं, CII के मेंबर हैं। अब इनके थ्रू, मैं फिक्की के थ्रू हम लोग गए ताइवान एंड बैंकॉक, राइट, थाईलैंड और बैंकॉक, ये ताइवान के। उसमें फिक्की एक डेलीगेशन लेके गया जिसमें हम लोग 10 यूनिवर्सिटीज़ थे। उन्होंने अरेंज किया पहले एम्बेसडर्स के पास जाना, जो इंडियन एम्बेसडर हैं वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लोगों की विजिट की। तो अब वो प्लेटफॉर्म में हमें पॉसिबल था, हो सकता है हम अपने लेवल पर जाते तो शायद इतनी रिस्पेक्ट या इतनी कहते ना आवभगत या ओपन हैंड से वो हमारे को नहीं मतलब एक वेलकम करते। तो ये ऐसी बॉडीज हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट बेनिफिट फाइनली बच्चों को जाता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ जर्नी रही है, पहले टीचर, फिर आपने हायर एजुकेशन सेटअप किया, फिर स्टार्टअप फंडिंग करी, अभी एसोचैम बॉडी का भी हिस्सा बन गई। तो यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी एंड द चिल्ड्रन हु आर देयर इन चितकारा। और इसी में एक और चीज जुड़ गई है आपकी कि आप नेशनल एजुकेशन काउंसिल की भी मेंबर हैं। हाँ जी। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज प्रोफाइल्स? कभी भी 24 घंटे बहुत होते हैं जी। अगर कोई दिन के देखे 24 घंटे कितना सोना होता है जी, है ना। तो बाकी टाइम, और ये एकेडमिक्स है, इसमें जरूरी नहीं कि फिजिकली यू आर देयर। यस, आपका सोच बहुत मैटर करता है, जी, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी इतनी है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। 2 साल अगर हम पेंडेमिक में काम कर सकें तो पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब वर्चुअल कर लेते हो। अब ये भी मुझे आपके कोई बता रहे थे कि जब पेंडेमिक हुआ तो मेरी कोई इंटरव्यू आपने डिजिटल करी, तो सब कुछ पॉसिबल है जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं कर सकते। बहुत कुछ हम वर्चुअल कर लेते हैं और बहुत कुछ हम फिजिकली जाके कर लेते हैं। तो और इतने हमारे साथ अब लीडर्स मिल गए हैं। मेरे पास अब 150 लीडर्स हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में काम कर रहे हैं। तो मतलब मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ी आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए करने की, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो डू यू फील कि एसोचैम का हिस्सा और इतना एजुकेशन इकोसिस्टम का हिस्सा, उसके बाद आप जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं नेशनल एजुकेशन उसमें, वो NEP में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें मतलब हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ जो हम लोगों को हुआ है, 2007-8 से हम लोग इंटरनेशनल चले गए थे जी। तो फर्स्ट हमारी कोलैबोरेशन हुई जॉर्ज ब्राउन के साथ, टोरंटो में। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है एंड बहुत रिनाउंड है। तो हमने पहले उनके साथ काम किया, पर क्योंकि NEP नहीं था और रिस्ट्रिक्शन थी UGC से कि हम बच्चों को यहाँ नहीं ला सकते थे, अपने बच्चे वहाँ नहीं भेज सकते थे। मतलब ड्यूल डिग्री, हाँ ड्यूल डिग्री नहीं अलाउ था। सिर्फ क्या था कि तुम सेमेस्टर एक्सचेंज भेज दो, कुछ बच्चों को वहाँ से बुला लो फॉर कल्चरल एक्सचेंज, 6 दिन आ गया, 10 दिन आ गया बच्चा, या 6 महीने के लिए चला गया। आफ्टर NEP 2020 उन्होंने बोला कि नाउ द स्टूडेंट्स कैन गेट ड्यूल डिग्री। अब उनको 2 डिग्रियां मिल सकती हैं, आपके पास भी मिलेगी और जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ भी मिलेगी। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमने पाथवे शुरू कर दिया। एक ही नेक्स्ट स्टेप आया कि अब इंटरनेशनल कैसे जाना है। तो इस टाइम हमारे पास 240 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, विच इज़ नॉट ओनली ऑन पेपर, MOU नहीं है सिर्फ, बट इट इज़ हैपनिंग। तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे प्रोफेसर्स अब रेगुलरली बाहर जा रहे हैं। एरास्मस फंडिंग होती है, उसमें वो फंड मिलता है, और कई बार तो ऐसे ऐसे फंड मिलते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे ट्रेवल, वहाँ रहना सब कुछ। अब इस्तांबुल में हमारा बच्चा पूरा 1 साल रह के आया, फिर इन रिटर्न उनका बच्चा हमारे पास आता है। अब आप देखो कितना बड़ा एक्सपोजर है बिना खर्चे कुछ भी जी। बच्चे के लिए। हर रोज हर बच्चे को इंटरनेशनल जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब ये हमने पाथवे शुरू किए, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि 2 years दे आर विद अस, तो इंडियन फीस दे रहा है, 2 साल वो बाहर चला जाता है,
अब उसके अंदर हमारे पास डीकन यूनिवर्सिटी है, यॉर्क यूनिवर्सिटी है, विंसर यूनिवर्सिटी है, सो मैनी ASU हमारा US में, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब बच्चा 2 साल हमारे पास पढ़ा, 2 साल वहाँ उसने इंटरनेशनल फीस दी, विन विन। और पहले जब बच्चा 12th पास करके जा रहा है वो बहुत यंग है, अभी पेरेंट्स भी बहुत खुश नहीं होते बच्चे को बाहर भेज के। 2 साल में वो कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा मैच्योर हो गया, एंड उसके बाद वो जाता है। तो ये वाला जो पाथवे था ना, जो इसके बाद बना है हमें NEP में, बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हमने उसको ग्रैब किया। और इस टाइम पे हमारा इतना बच्चा बाहर है, इतना प्रोफेसर विजिट कर चुका है, जिसमें एक ग्लोबल एक्सपोजर हमारे कैंपस में पहुंच गया। मैम मैंने ये भी कहीं पढ़ा था AI पे ग्लोबल वीक, हाँ। ये कॉन्सेप्ट आप कैसे लाएं? और ये एक बहुत तरीके यूनिक से है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, बहुत जो अभी यूनिक आप बोल रही थी उससे कि बाहर जा रहे हैं, ये आप जो बुला रही हैं इंडिया में। अभी हमारा तो ये क्या- अक्टूबर में आ रहा है, आपको बुलाएंगे, आप आके देखना कि कितना, मतलब इतना आनंद आता है ना उसको देखकर। मैंने नहीं सुना किसी भी इंस्टीट्यूशन में वीक, उसको कहते हैं ग्लोबल वीक। तो क्यों शुरू किया? मैंने ट्रेवल किया हुआ था, कुछ टीचर्स हेड्स ने ट्रेवल किया था, डीन्स ने ट्रेवल किया था, पर निचले लेवल तक, असिस्टेंट प्रोफेसर तक या बच्चों ने नहीं ट्रेवल किया था। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पर था कि इंटरनेशनल क्या सिस्टम होते हैं, हमारे पेरेंट्स पास इतना पैसा नहीं है, हम जा नहीं सकते। तो वो रिवर्स लेके आने के लिए क्या किया हमने, जितने भी हमारे कोलैबोरेटर्स थे उनके प्रोफेसर्स को कहा कि वी विल टेक केयर ऑफ यू, दिल्ली तक आ जाओ, उसके बाद आपको हम अमृतसर भी ले जाएंगे, गोल्डन टेम्पल भी दिखाएंगे, आगरा भी ले जाएंगे, ताजमहल भी दिखाएंगे, जहाँ हमारा पॉसिबल होगा। आप सबको एक कल्चर के बारे में बताएंगे। नॉर्थ का कल्चर इज सो ब्यूटीफुल, और कल्चरली वी आर सो स्ट्रॉन्ग, फूड वाइज, हॉस्पिटैलिटी वाइज पंजाब इज नोन। तो पहले फर्स्ट ईयर में हमारे पास 10 या 11 प्रोफेसर्स आए। दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि पता नहीं हम कितने सेफ होंगे, ये हमारा कितना ध्यान रखेंगे, एंड वी वर वेरी यंग। मतलब हमने देखो 2002 में शुरू किया, तो उस हिसाब से अब 2 यूनिवर्सिटीज हैं। पंजाब में 2002 में शुरू हुआ, हिमाचल में 2008 में हुआ, 2003 में हमने चितकारा इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया चंडीगढ़ में, और पंचकूला में एक चितकारा इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत पुराने हैं, 50 साल 100 साल पुराने, वेरी यंग। तो उनको फेथ भी नहीं था, तो पहले साल तो लोग आ गए। उसके बाद हमारी कोलैबोरेशन भी बढ़ती रही, ऑल अक्रॉस द ग्लोब हमारी कोलैबोरेशन। अब कोई नेम एनी कंट्री, वी आर देयर। अब इस टाइम पे आप हैरान होंगे कि हमें उनको मना करना पड़ रहा है कि हम फुल हो गए। 90 से प्लस टीचर्स अब आ रहे हैं अक्टूबर में। एक ही टाइम पे आप सोचो कि 90 फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वो लोग पहुंचेंगे। अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग है। हम क्या करते हैं, डे 1 पे उनको एक बडी दे देते हैं, अपना प्रोफेसर, और वो प्रोफेसर और उनका प्रोफेसर दोनों एक साथ एक कंटेंट ले लेते हैं और 1 वीक के लिए टीच करते हैं। ठीक है, तो वो 1 वीक में जो टीच करते हैं वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं, को टीच किया, को क्रिएट किया, और उसके बाद उसको को इवेल्युएट करते हैं। तो एक हफ्ते में वो इवैल्यूएशन भी करके जाते हैं। तो आपने एक टीम पूरी राइट मिक्स ग्लोबल, ग्लोबल वीक के लिए टीम है पूरी। और फिर उसके बाद सारे बच्चों को पता है कि ग्लोबल प्रोफेसर से कैसे पढ़ना है। अभी देखो कितना चेंज है। और अब हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ कि हमारे जो टीचर था उसने उन ग्लोबल टीचर्स के साथ रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दिया, को गाइड करना शुरू कर दिया, और मतलब रिसर्च पेपर्स लिखने शुरू। तो बहुत फर्क पड़ गया। तो अब हमारा काम क्या है, उनको कि इन चीज़ों से हटा के उनको हैप्पी करना है। हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज उनके प्रेशर्स बहुत है। उनकी मार्केट का प्रेशर फोर्स इतना ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव वर्ड है। उनको पता है आज मैंने ये नहीं किया, इतना कंटेंट मार्केट में है, अगर ये नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। वो मेरे फ्रेंड ने ये कर लिया, वो तो अब कोर्सेरा के कोर्स हैं, लिंक्डइन पे तुम चले जाते हो, इतना कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन कि बच्चा जो पढ़ने वाला है या नॉलेजेबल है वो पढ़ता जा रहा है। तो उसके कारण दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा भी पीछे होगा उसको प्रेशर शुरू हो जाएंगे। इतना अच्छा आर्टिकुलेट किया मैम आपने, और खासकर जो पेरेंट्स देख रहे हो जिनके यंग किड्स हो, आई थिंक बहुत ही अच्छे से पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं, पर जब पेरेंट्स की बात आती है ना, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स दोज हु आर लिसनिंग टू मी कि प्लीज उनसे बात करो, उनको सुनो। उनकी बच्चों की आजकल की प्रॉब्लम क्या है, नोबडी इज लिसनिंग टू देम।
इतने आइडियाज हैं, माँ बाप कह देते हैं बच्चे मेरे पास टाइम नहीं, कल बात करूंगा, आज बात करूंगा, लेकिन वो जो सुनना है ना उनकी बातों को, इतने उनके पास आइडियाज हैं। हम कितने ज़्यादा जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, सुइसाइड्स हैं, हम बचा सकते हैं अगर हम उनको सुन लें। उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जेन ज़ीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमें उनको सुनना है। वो सिर्फ कुछ नहीं चाहते, वो हमसे पैसा नहीं चाहते, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें सुन ले, जो हमें थोड़ा सा गाइड कर दे। जी, बस। थैंक यू मैम, आपने पेरेंट्स के लिए ये जो एक एडवाइस दी है, आई थिंक पीपल विल लिसन एंड होल्ड ऑन टू इट। मैम ये बताइए कि पहले एक कहावत थी, इट्स अ मेंस वर्ड, फिर आपने कैसे ये बदल दिया, इट्स अ वुमेन्स वर्ड? आपको कोई दिक्कतें नहीं हुई बीइंग अ वुमेन? एंड मुझे लगता है मेन को भी होती है दिक्कत, विमेन को तो खैर ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडियन एक सोसाइटी है जहाँ पे सोचा जाता है कि वो तो होम मेकर है या हाउस मेकर है। तो थोड़ा सा जब हम बाहर निकलते हैं तो मुश्किल आती है। और सबसे बड़ी मुश्किल मुझे क्या है कि मैंने जब ज्वाइन किया, एज ए वाइस चांसलर ज्वाइन किया, तो मैं इस एरिया में द ओनली वाइस चांसलर लेडी थी। तो जब मीटिंग्स होनी, प्रमोटर्स की मीटिंग होनी, हमारा पुटिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैं अकेली लेडी होती थी, सब मैन। तो सगों उन बेचारों को घबराहट होती थी कि मैम आए हैं, इनको कंफर्टेबल करना है, हमने कोई फालतू बात ऊंची नीची नहीं बोल देनी, कोई गलत वर्ड्स नहीं। नॉर्मली होता है जब आदमी लोग बैठे हैं तो कुछ वर्ड्स तो ऐसे निकल जाते हैं, तो वो भी बेचारे बड़े परफेक्टली बात करते थे। मुझे प्रेशर कहाँ आता था कि जब मैं रेगुलेटरीज पे जाती थी या मैं कोई ऑफिस में चले जाना, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाना, उनके लिए थोड़ा सा था कि ये कर लेगी, मतलब एक क्वेश्चन मार्क था कि लेडी है, फंड इकट्ठे कर लेगी, और मैं ही जाती थी, तो हमारी फैमिली में मुझे ही जाना पड़ता था। तो उनको ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं गैप है, पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे अगर आपका काम 1 घंटे में होना तो मेरा हो सकता है 1 दिन में होता होगा, पर मेरे में ना एक रेजिलियंस बहुत पेशेंस थी। तो मेरा एक सबसे बड़ी क्वालिटी ऑफ मेरी एक पर्सनैलिटी की है कि मैं बहुत पेशेंट हूँ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंस की कमी हो, मेरा काम रुक रहा है तो मैं घबराहट में आ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक वो मुझे कभी फील नहीं हुआ। हाँ, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो सबके साथ है। आई थिंक विमेन मैन की नहीं है ऐसा। नाउ यू आर अबव इट। ऐसा कोई पार्ट ऑफ गॉन थ्रू ऑल वाटर्स। पार्ट ऑफ सिस्टम। मैम ये बताइए, अगर इंडिया को ग्लोबल हब बनाना हो एजुकेशन का, हमारे यहाँ से बहुत बच्चे अब बाहर भी जा रहे हैं, और अब सिलिकॉन वैली जो एक ज़माने में बनी थी उसमें इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, बट टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है इस बीच में, एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है। ऐसा क्या करना चाहिए इंडिया को कि इंडिया उल्टा एक एजुकेशन हब बन जाए? मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अभी हमें सोचना चाहिए। अच्छा, अब इस टाइम पे अगर आप स्टार्टअप्स देखो ना और यंग एंटरप्रेन्योर्स देखो, मैक्सिमम जो है वो इंडिया में। और हमारे लिए बहुत खूबसूरत बात यह है कि जो यंग पॉपुलेशन है इस टाइम, जापान स्ट्रगल कर रहा है, कितने कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। हम वी आर सो लकी कि हम अभी एटलीस्ट आने वाले 30 सालों तक इनका बेनिफिट ले सकते हैं। बस हमारे को करना क्या है कि इनको फ्यूचर तैयार करना है, और उसके लिए इनको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है। क्योंकि इन लोगों के लिए चैलेंज क्या है? फैसिलिटेट करना है। आज इनके पास AI है, आज ChatGPT पे चलिए, कुछ नहीं पता कि हम दोनों जब इंटरव्यू करके बाहर निकले कुछ नया टूल आ जाए मार्केट में जी। अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सेम इन बच्चों के साथ। तो आई थिंक अब हमारा अगर फ्यूचर में जाना है और सोचना है तो इन लोगों को कोशिश करनी है। 145 करोड़ पॉपुलेशन के साथ वी कांट क्रिएट जॉब्स फॉर एवरीबडी। पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए, इस कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं। तो अगर हमने ग्लोबली जाना है तो इनको हमें रेडी करना पड़ेगा जॉब क्रिएटर से, तो अपने लिए जॉब बनाएं, कुछ लोगों को अपॉइंट करें। तो आई थिंक ये हमारा फ्यूचर होना चाहिए, और इंटरनेशनली हमें एक दूसरे साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। मैम आपका जो टीचिंग कैरियर है, कोई एक चीज़ ऐसी बताइए जो हमारे टीचर्स देख रहे हैं उनको फॉलो करनी चाहिए। पैशन और ऑलवेज ट्राई टू लर्न। जितना भी नया आता है, हम क्या करते हैं टीचर में ना, एक नोट्स बनाए मान लो 76 में,
तो वो 96 तक वही नोट्स चलते रहेंगे। ये हमारी एक टेंडेंसी होती है, कौन मेहनत करे। इफ़ यू आर अ गुड टीचर तो आप हर बारी अपने लेसन प्लान को ऐसा, जो हमारे लेसन प्लान में एक जान होते हैं, एक बैकबोन होता है कि मुझे कल क्या पढ़ाना है, उसमें नया टूल्स, नई टेक्नोलॉजी, कोई नया सिस्टम टीचिंग का। अब हम वो कहते हैं ना, हमारे टाइम पे एक तू पढ़ मेथड था। हमारी टीचर एक एमबीडी उठाती थी, कहती मैं पढ़ रही हूँ तू भी सुन लो, वन वे चलता था। अब वन वे नहीं है, क्योंकि बच्चों पे ना इम्पैक्ट सोसाइटी का भी है, बच्चों पे इम्पैक्ट एक दूसरे का पीयर का भी है। तो हमें ऐसी लर्निंग क्रिएट करनी है कि जो एक नेचुरल वे में बच्चा लर्न करे। वो एक जो फॉर्मल सिस्टम में से 40% सीखता है, 60% वो सीखता है इंटरेक्शन से, पीयर से सीखता है, कैंटीन में बैठ के सीखता है, स्पोर्ट्स फील्ड पे सीखता है। तो आई थिंक वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। एक स्टूडेंट की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है? मुझे यस, क्यूरियोसिटी, और खासकर जेनजीज में जेनजी इतनी क्यूरियोसिटी है, तुम उनको मिलो, उनके क्वेश्चन तैयार है। एक ऐसी चीज जो डिग्री नहीं सिखा सकती? डिग्री नहीं सिखा सकती, आई थिंक रेजिलियंस, मतलब कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, जो आई थिंक एजुकेशन, नॉर्मल टीचिंग नहीं सिखाती। आपको अपनी लाइफ में किसी ने कोई एडवाइस दी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? नहीं, मैं जब बहुत यंग शुरू हो गई तो अपनी स्ट्रगल से ही सीखा बहुत कुछ। एडवाइस ऐसा तो नहीं मैंने किसी से ली, बट अपने आप से एडवाइस बहुत ली, क्योंकि मुझे लगता था कि आज ये काम मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि आई एम ए वेरी गुड इंट्रोस्पेक्टर। मैं बहुत अच्छा इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। मेरी अपनी गलतियों को मुझे पता होता है कि ये मेरी गलती है, इसको मैंने कैसे सुधारना है। तो मैं अपने आप ही लोगों से एडवाइस लेके और कोशिश करती हूँ कि अगला मेरे साथ कंफर्टेबल रहे, और तो ऐसे इंटरेक्शन से तुम सीख लेते हो। यस। कौन सी ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करेंगी या यूथ को इस समय? वन बुक? बुक्स तो बहुत हैं, लेकिन एक बुक बहुत कमाल की है और उसकी मूवी भी बनी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ब्यूटीफुल बुक। वो फादर है, सिंगल पेरेंटिंग कर रहा है वो, और बच्चे को पाल रहा है, छोटा सा बच्चा है। विल स्मिथ ने इसको किया था। मैंने मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार वो पिक्चर देखी है। इतनी कमाल की मूवी है कि कैसे स्ट्रगल्स में वो बंदे ने खुशी खुशी अपने बच्चे को भी बड़ा किया, अपने स्ट्रगल्स को भी किया। तो ऐसी किताब पढ़ के आई थिंक बच्चों को बहुत मिलता है। एक मुझे और बहुत अच्छी किताब लगती है जो है अनपोस्टेड लेटर्स, जो ऐसे आर करके राइटर है, बहुत छोटी सी बुक है, उसकी एक एक पेज की स्टोरी टेलिंग है, और उसमें तुम्हें पता चलता है। और मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे हम ना गुरु ग्रंथ साहब खोलो या गीता खोलो, तो तुम्हें जो आज फंसे होते हो ना किसी चीज़ पे, वहाँ पे एकदम तुम्हें आंसर मिल जाता है। सेम इस बुक में भी कभी खोल के, मैंने बहुत बार पढ़ी है, ट्रैवल करती हूँ मैं 2-3 बुक्स ले जाती हूँ, जब उसको तुम खोलो ना तो उसमें तुम्हें पता चलता है ओहो ये तो आज मेरे पर बीत रहा था। तो आई थिंक कुछ बुक्स ऐसी हैं जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं। आपको क्या लगता है मैम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है? आई थिंक उसको मेंटल इंडिपेंडेंस चाहिए। पहले तो अपनी सोच को इंडिपेंडेंट करे। मेरी तो एक बहुत मोटो है अपनी लाइफ का कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। जैसे जब वी मेट में सेल्फ लव, अपना सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है लेडीज़ की खासकर, हम अपने आप को तो प्यार नहीं करते, अपने आप को समय नहीं देते, अपने आप को पैम्पर नहीं करते। तो जो ये नहीं करता, अपने आप को खुश नहीं रखता, वो किसी को नहीं रख सकता। जो दुखी आत्मा है ना वो सबको दुखी रखेगा। तो इसलिए मेरा मोटो लाइफ का है कि अपने आप से प्यार करो। आप मैम इतनी सक्सेसफुल रही हैं, बट पीछे अगर टाइम मशीन से आप लाइफ जर्नी में वापस जाएं तो कौन सी चीज़ कुछ अलग करना चाहेंगी? कुछ नहीं, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर हिंदुस्तान के महाब्रांड्स। आपने समय निकाला और बहुत ही लर्निंग शेयर करी। आई थिंक सभी के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और रजत जी, जब मैं नमस्कार करके विदा लूँगी आपसे, तो लोगों को चितकारा पता है कि हमारा फैमिली नेम है, राइट? मैं हर जगह ये ज़रूर क्यों बताती हूँ कि ये हमारा एक समझ लो विजन मिशन बन जाता है। और लकीली चितकारा का एक मीनिंग बन गया। चितकारा हमारा फैमिली नेम है,
अगर आप चित्कारा का संधि विच्छेद करो ना तो चित्त जमाकारा, चित्कारा इज चित्त जमा, चित्त इज मन, कारा इज चित्त इज कर्म, मन। कारा इज कर्म। तो जो काम आप मन से करो वो चित्कारा है। क्या बात है। इसलिए जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मन से काम करते हैं, जी। इसलिए चित्कारा कुछ डिफरेंट कर रहा है। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू मैम। पर अजय थैंक जी यू। मजा आ गया आपसे बात करके और आपने मुझे इतना कंफर्टेबल किया। थैंक यू Thank फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू मैम। थैंक यू।